हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सभी आरपीएफ का प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन था उसे सॉल्व करने जा रहे हैं। अगर आप सभी आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। चाहे आप आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो या आरपीएफ एसआई की। इस वीडियो में दोस्तों हम 2019 में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आरपीएफ के, उन सभी को इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं। इस वीडियो में हम जीके जीएस के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आए हुए थे उन सभी को इसमें सिलेक्ट किए गए हैं, जो आगे भी पूछे जाने की संभावना है। अगर आप आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं तो या किसी भी एग्ज़ाम की आप अगर तैयारी करते हैं तो आप सभी को पता ही होगा कि प्रीवियस ईयर लगाना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर लगाने से हमें यह पता चलता है कि क्वेश्चन किस लेवल का आता है, हमें तैयारी किस तरह से करनी चाहिए, यह इसका फ़ायदा होता है। तो आज के इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो इसमें का पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो है, नाभिक की सहज विखंडन की प्रक्रिया क्या है। नाभिक की सहज विखंडन प्रक्रिया क्या है। तो इसका राइट आंसर है जो दोस्तों जो है ऑप्शन ए है, रेडियोधर्मी। रेडियोधर्मी जो है नाभिक की सहज विखंडन प्रक्रिया है। चलिए जानते हैं रेडियोधर्मी क्या है। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, रेडियोधर्मिता वह प्रक्रिया होती है जिसमें एक अस्थिर परमाणु अपने नाभिक से आयनकारी विकिरण के रूप में ऊर्जा फेंकता है। एक बार फिर से देखते हैं, रेडियोधर्मिता वह प्रक्रिया होती है जिसमें एक अस्थिर परमाणु अपने नाभिक से आयनकारी विकिरण के रूप में ऊर्जा फेंकती है। इसे दोस्तों रेडियोधर्मिता या रेडियोधर्मी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी थेरवाद बौद्ध धर्म की पवित्र भाषा है। तो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन ए है, पाली। पाली जो है वह थेरवाद बौद्ध धर्म की पवित्र भाषा है। पाली क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। तो पाली भाषा की भारत की सबसे प्राचीन ज्ञात भाषाओं में से एक है। अगर आप सभी से पूछा जाए पाली किस प्रकार की भाषा है, मॉडर्न है या एसेंट है, तो आप क्या आंसर क्या होगा, या प्राचीन भाषा है, मतलब एसेंट भाषा है। और अगर बात आपसे कर लिया जाए कि बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी, तो गौतम बुद्ध जी ने की थी। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राकृतिक वस्तुओं का उत्पादन करता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राकृतिक वस्तुओं का उत्पादन करता है। तो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन ए है, प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र है जो प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग करता है। अर्थात दोस्तों इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे किसान जो है जो सब्जियां बोता है उसका उपयोग स्वयं करता है तो प्राथमिक में आ जाएगा। अगर मुर्गी पालन, पशुपालन, ये सब किस में आएगा, ये प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। द्वितीय क्षेत्र में कौन सा आएगा, द्वितीय क्षेत्र में जो प्राथमिक क्षेत्र से उत्पादन होता है उसका विनिर्माण किस क्षेत्र में करते हैं, द्वितीय क्षेत्र में कहते हैं। जिस प्रकार जैसे मान लो कि प्राथमिक क्षेत्र में गेहूं आता है तो उससे आटा बनता है, तो आटा से अगर ये ब्रेड कोई बनाता है तो वो क्या हो जाएगा, विनिर्माण। वो ब्रेड किस में जाएगा, द्वितीय क्षेत्र में जाएगा। और तृतीय क्षेत्र वह होता है दोस्तों जिसमें सेवाएं प्रदान की जाती है, जैसे डॉक्टर जो हैं वो सेवाएं प्रदान करते हैं तो तृतीय क्षेत्र में होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4, डाट द्वारा संवैधानिक सुधारों पर श्वेत पत्र तैयार किया था। डाट द्वारा संवैधानिक सुधारों पर श्वेत पत्र तैयार किया गया था। तो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन बी है, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन के द्वारा संवैधानिक सुधारों पर श्वेत पत्र तैयार किया गया था। भारत में संवैधानिक व्यवस्था के कामकाज को देखने और बदलाव का सुझाव देने के लिए सर जॉन साइमन के नेतृत्व में साइमन का आयोग का गठन किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि साइमन कमीशन किसके नाम पर पड़ा, तो इसका क्या राइट आंसर होगा, सर जॉन साइमन के नेतृत्व में इसका गठन किया गया था, इसलिए इस कमीशन का नाम क्या पड़ा था, साइमन कमीशन पड़ा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब किसी व्यक्ति की पूर्ण आनुवांशिक संरचना कौन है। किसी व्यक्ति की पूर्ण
आनुवांशिक संरचना क्या है? समलक्षणी है या संकर है, जीन है या द्विसंकर संस्करण है? तो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों वो ऑप्शन सी है, समजीनी, जिसे जीन भी कहते हैं, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन क्या था एक बार फिर से देख लीजिए। किसी व्यक्ति की पूर्ण आनुवांशिक संरचना कौन है? इसे यह साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है दोस्तों, कई बार यह पूछा जा चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसे ध्यानपूर्वक देखें। किसी व्यक्ति की पूर्ण आनुवांशिक संरचना कौन है? तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन सी है, समजीनी या जिसे जीन कहते हैं यह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा जो है वो है निम्न स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन वर्ष 1928 में ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या में शामिल था? एक बार क्वेश्चन फिर से, निम्न स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन वर्ष 1928 में ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या में शामिल था? तो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन डी है, भगत सिंह। भगत सिंह जो थे उन्होंने सन जॉन सैंडर्स की हत्या की थी। चलिए इनके बारे में कुछ और जान लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्रांतिकारी भगत सिंह और शिवराम राजगुरु ने 17 दिसंबर 1928 को पुलिस अधीक्षक जॉन सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आपसे क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है कि भगत सिंह के साथ कौन थे जिन्होंने जॉन सैंडर्स की हत्या करने में मदद की थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? शिवराम राजगुरु ने। और जॉन सैंडर्स की हत्या कब की थी? तो 17 दिसंबर 1928 को की गई थी। और इसी के कारण दोस्तों भगत सिंह के ऊपर लाहौर केस भी चलाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। निम्नलिखित में से कौन सा खेल ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में खेला जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा खेल ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में खेला जाता है? तो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन डी है, सब डिवीज़न जो है वो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में खेला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। किस खेल में भारत ने 1928 से 1956 तक ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था? किस खेल में भारत ने 1928 से 1956 तक ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था? तो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन सी है, हॉकी में भारत ने 1928 से 1956 तक स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। तिब्बत में किस नदी को सिंगी खम्बन शेर का मुहाना कहा जाता है? तिब्बत में किस नदी को सिंगी खम्बन या शेर का मुहाना कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी, सिंधु नदी को। और सिंधु नदी को दोस्तों अगर आप सभी से पूछा जाए कि पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी कौन सी है, तो सिंध नदी ही है। यह दोनों क्वेश्चन आप याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान बजट को डॉट के रूप में प्रदर्शित करता है। भारत का संविधान बजट को डॉट के रूप में संदर्भित करता है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए है, वार्षिक वित्तीय विवरण। क्या दोस्तों? वार्षिक वित्तीय विवरण। तो चलिए इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। किस अनुच्छेद के तहत यह कहता है भारतीय संविधान? तो बजट को भारतीय संविधान में अनुच्छेद 112, इसे याद रखें आप क्योंकि यह पूछा जा सकता है। अनुच्छेद 112 के तहत बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। याद रखें, यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है घुमाकर दोस्तों। आपसे क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है कि किस अनुच्छेद के तहत बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है? तो अनुच्छेद 112 के तहत, इसे आप याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दल बदल विरोधी कानून से संबंधित भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची है? दल बदल विरोधी कानून से संबंधित भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची है? तो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन बी है, 10वीं अनुसूची।
10वीं अनुसूची जो है वो दल बदल संबंधित से है। दल बदल से मतलब ये दोस्तों कि अगर किसी पार्टी का कोई विधायक उस पार्टी में रहते हुए वहाँ किसी सीट से जीत जाता है तो वह उस पार्टी को छोड़कर किसी अन्य पार्टी में नहीं जा सकता। अगर वह जाएगा तो उसकी सदस्यता नष्ट कर दी जाएगी। इससे संबंधित दल बदल विरोधी कानून लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, मुख्य चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? मुख्य चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन बी है, राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था? निम्नलिखित में से किस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था? तो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन बी है, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के तहत गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। यह कब चालू हुआ था? तो गांधी जी ने 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के तहत ही करो या मरो का नारा दिया गया था। और इसी के तहत दोस्तों ऑपरेशन 0 आवर चलाकर गांधी जी को और इनके साथ इनके प्रमुख नेताओं को बंद कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भूस्खलन का एक उच्च भेद्यता क्षेत्र है? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भूस्खलन का उच्च भेद्यता खलन है? तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन बी है, नीलगिरी। नीलगिरी जो है वह उच्च भेद्यता क्षेत्र है। नीलगिरी भारत की पश्चिमी घाट की एक पर्वतमाला है। आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नीलगिरी भारत के किस तट की तरफ पाई जाती है, पूर्वी या पश्चिमी? तो इसका राइट आंसर जो है वो होगा पश्चिमी घाट में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस समुद्री क्षेत्र में प्रवाल भित्तियाँ नहीं पाई जाती हैं? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी है, सुंदरवन। सुंदरवन में प्रवाल भित्तियाँ नहीं पाई जाती हैं। बाकी कच्छ की खाड़ी में, पाक की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में, इन सभी में प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात का लोकप्रिय नृत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात का लोकप्रिय नृत्य है? चलिए देखते हैं इसमें राइट आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन पहला है कालबेलिया, गरबा, बिहू, कर्मा। आप सभी को इसमें राइट आंसर कौन सा लग रहा है? तो हमारे हिसाब से तो दोस्तों ऑप्शन बी है, गरबा। गरबा जो है वो गुजरात का लोकप्रिय नृत्य भी है एक प्रकार का, और लोक नृत्य भी है। अगर बिहू की बात कर लें कहाँ का है तो ये असम का है, और कर्मा की बात कर लें कहाँ का है तो ये 2 स्थान मनाया जाता है दोस्तों, एक झारखंड में एक बिहार में, क्योंकि यह दोनों राज्य पहले एक ही थे, टूटकर झारखंड बाद में अलग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व खट्टे स्वाद का होता है और नीले लिटमस को लाल कर देता है? निम्न में से कौन सा तत्व खट्टे स्वाद का होता है और नीले लिटमस को लाल कर देता है? यह आप सभी का SW है, होमवर्क है दोस्तों। आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लें। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व खट्टे स्वाद का होता है और नीले लिटमस को लाल कर देता है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का दोस्तों आप सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। जब पदार्थ को उसके क्रांतिक तापमान के नीचे ठंडा किया जाता है तो कौन सा अतिचालक अकस्मात शून्य हो जाता है? जब पदार्थ को उसके क्रांतिक तापमान के नीचे ठंडा किया जाता है तो कौन सा तत्व अतिचालक अकस्मात शून्य हो जाता है? तो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, प्रतिरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस खेल या खेलों की उत्पत्ति प्राचीन जापानी कला, या यहाँ पर दोस्तों जो है कल नहीं, यहाँ पर होगा कला। क्या होगा दोस्तों? कला। प्राचीन कला
जुजुत्सु से हुई है। तो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन सी है, जूडो। जूडो की उत्पत्ति हुई है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, डाट डाट विद्युत चुम्बकीय विकिरण से संबंधित ऊर्जा का एक अस्तित्व पैकेट है जिसमें ऊर्जा की होती है जो विकिरण की आवृत्ति भी के समानुपाती होती है। तो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों वो हमारा क्या है, ऑप्शन सी, जो फोटॉन है ये है। क्वेश्चन नंबर, किस गवर्नर जनरल ने ब्रिटिश भारत में व्याप्तगत का सिद्धांत तैयार किया था? व्याप्तगत या कह लें या दोस्तों राज हड़पने की नीति कह लें, बात एक ही है। किस गवर्नर जनरल ने ब्रिटिश भारत में व्याप्तगत सिद्धांत तैयार किया था? तो इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन ए है, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी जो है वो राज हड़पने की नीति जारी की थी, जिसके तहत इन्होंने सबसे पहले सतारा को अपने हड़प नीति से अपनाया था। उसके बाद दोस्तों जैतपुर, उदयपुर, झांसी, अवध, इस प्रकार इन्होंने कई राज्यों को अपने अधिकार में कर लिया था, जिसके कारण 1857 की क्रांति हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में डाट डाट में सहकारी समितियां के गठन का अधिकार मौलिक अधिकार प्राप्त किया गया है। डाट डाट के द्वारा सहकारी समितियों के गठन का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। तो आपसे पूछा जाता है किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो सहकारी समितियां हैं इन्हें मौलिक अधिकार प्रदान किया गया था? तो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन सी है, 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 1911। तो 97 संशोधन अधिनियम 1911 के द्वारा दोस्तों मौलिक अधिकार उन्हें प्राप्त हुआ था। तो इसके आगे का जितना भी दोस्तों क्वेश्चन बचा है 50 में से आप 22 माइनस कर दें। आगे का जितना भी क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है। अगर आप सभी को इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप सभी को यह क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। अगर क्लास आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।